दोस्तों, कहते हैं कि प्रकृति का केवल एक नियम होता है और वो नियम है सर्वाइवल, मतलब बचाव। इंसान हो या फिर जानवर, चिड़िया हो या फिर कीड़े और मकोड़े, जिंदा वही रह सकता है जो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी अपना बचाव करना जानता हो। कुछ इस तरह जैसे कभी योसी गिन्सबर्ग ने किया था, जिसकी कहानी जानकर आपको ये पता चल जाएगा कि प्रकृति जिसका कोई रूप तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक खतरनाक रूप धारण जरूर कर सकती है। लेकिन इंसान अगर अपनी इच्छा शक्ति पर आ जाए तो फिर उसे हरा भी सकता है, फिर चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो। तो ये कहानी है योसी गिन्सबर्ग की, जिसकी शुरुआत होती है साल 1981 में। एक 19 साल का इजरायली नौजवान जो पेशे से तो नौसैनिक था, लेकिन उसका सपना कुछ और ही था। वो दुनिया के 7 समुद्र पार करना चाहता था। उसके मन की ये इच्छा थी कि वो दुनिया की एक ऐसी जगह पर जाए जो एडवेंचर से भरी हो और आम दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो। ठीक उसी तरह का एडवेंचर जैसे कभी उसके चहेते लेखक हेनरी चारियर ने किया था। गिन्सबर्ग हेनरी द्वारा लिखी गई आत्मकथा पापिलियन से इंस्पायर था, जिसमें हेनरी ने बताया था कि किस तरह वो फ्रेंच गायाना में बनी हुई जेल से भाग निकला और फिर भटकते भटकते एक ऐसी दुनिया में चला गया जिसके बारे में दुनिया जानती तक भी नहीं थी। और इसे पढ़ने के बाद गिन्सबर्ग ने भी कुछ इसी तरह का इरादा बना लिया। इसके लिए गिन्सबर्ग ने अमेज़न के जंगलों को चुना, लेकिन ये ट्रिप तब तक मुमकिन नहीं थी जब तक कि उसके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते। अब क्योंकि इरादा तो पहले ही मजबूत हो चुका था, तो गिन्सबर्ग पैसे जोड़ने में लग गया। वो हर वो काम करने लगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कमाई होती। कंस्ट्रक्शन के काम से लेकर बीच समुद्र में मछलियां पकड़ने तक गिन्सबर्ग ने कई जोखिम भरे काम किए और अच्छे खासे पैसे भी कमाए। लेकिन इसी बीच गिन्सबर्ग को पता चलता है कि जिसके पदचिन्हों पर वो चलने का सपना देख रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत हो चुकी है, जिसने गिन्सबर्ग को एक पल के लिए पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और कहीं ना कहीं उसके सपने को भी तोड़ दिया। खासकर तब जब उसे ये पता चला कि जिस जगह का जिक्र हेनरी ने अपनी किताब में किया था, वो अब दुनिया से परे तो बिल्कुल भी नहीं रही है। ये जानकर वो मायूस तो होता है, लेकिन अपने इरादे से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता। अब क्योंकि ये उसका बहुत पुराना सपना था जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था, इसलिए वो वेनेजुएला के जंगलों में चला जाता है, जनजातियों की वैसी ही दुनिया को ढूंढने के लिए जैसी कभी हेनरी ने ढूंढी थी। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि वेनेजुएला में भी ऐसी कोई भी जगह बाकी नहीं है जिसके बारे में वहाँ की सरकार को पता ना हो। ये जानकर गिन्सबर्ग फिर से एक बार मायूस हो जाता है और फिर कोलंबिया चला जाता है। लेकिन कोलंबिया जाने के बाद वो जिस पानी के जहाज में बैठता है, वो उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल देता है, या यूं कहिए कि उसे बदकिस्मती के रास्ते पर पहुंचा देता है। दरअसल उस जहाज में गिन्सबर्ग की मुलाकात मार्कस स्टैम नाम के एक व्यक्ति से होती है, जिससे उसकी दोस्ती भी पल भर में ही हो जाती है। और कारण था एडवेंचर, क्योंकि मार्कस को भी एक ऐसी ही जगह घूमनी थी जो खतरों से भरी हो। और पल भर में हुई दोस्ती का ये अंजाम होता है कि दोनों उस नाव को छोड़कर बोलीविया देश निकल जाते हैं, उस जगह की तलाश में जो दुनिया से परे हो। बोलीविया पहुंचकर उन दोनों की मुलाकात एक तीसरे व्यक्ति से होती है, जिसका नाम था कार्ल रूप्रेक्टर, जो अपनी पहचान एक ट्रैवलर के रूप में करवाता है और बताता है कि वो एक ऐसी जगह को जानता है जो एडवेंचर से भरी है। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ सोने की खान है, जिसके बारे में केवल एक ही जनजाति जानती है और उसका नाम है ट्रेमेनस। ये सुनकर गिन्सबर्ग को अपना सपना सच होते हुए दिखाई देता है और वो चलने के लिए तुरंत ही हामी भी भर देता है। हालांकि मार्कस को ये कहानी मनगढ़ंत लगती है, लेकिन गिन्सबर्ग उसे भी राजी कर ही लेता है। जबकि मार्कस का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि कार्ल की कहानी केवल मनगढ़ंत ही नहीं थी, बल्कि वो खुद भी एक भागा हुआ मुजरिम था, जिस पर सरकार ने इनाम भी रखा हुआ था। और फिर आखिरकार इन तीनों की मुलाकात होती है केविन गेल से, एक पेशेवर फोटोग्राफर, जिसे अमेज़न के जंगलों में इस तरह की कहानियों को अपने कैमरे में कैद करने का अनुभव था। तो अब ये चारों अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच जा पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही जो पहली जनजाति चारों को देखती है, वो इन्हें वापस लौट जाने को कहती है और बताती है कि ट्रेमेनस जनजाति बेहद खतरनाक है, उनसे दूर रहने में ही इनकी भलाई होगी। लेकिन वो चारों किसी की भी नहीं सुनते और सोने की तलाश में अमेज़न के घने जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन फिर वही होता है जिसके बारे में जंगल में रहने वाले लोगों ने उन्हें चेताया था। जैसे जैसे वो चारों आगे बढ़ते गए, तो उनका रास्ता और रास्ते में आने वाली मुसीबतें भी बढ़ती चली गई। जो भी सामान वो लोग अपने साथ लेकर आए थे, वो तो खत्म हो ही चुका था। साथ ही साथ सांप, बिच्छू, मकड़ी और चींटियां भी उनका जीना हराम कर रहे थे। और कई दिन बीत जाने के बाद भी वो उस जगह को ढूंढने में नाकाम रहे जहाँ सोना छुपा हुआ था। एक समय तो ऐसा भी आया था जब उन्हें बंदरों का शिकार करना पड़ा और उनका मांस खाना पड़ा, जिसे 3 लोगों ने तो आसानी से खा भी लिया था। लेकिन मार्कस को ये करना मंजूर नहीं था। उसने मांस खाना तो दूर, बंदर का शिकार करने तक का भी विरोध किया, जिस पर उसके साथियों ने उसकी काफी आलोचना भी की। हालांकि गिन्सबर्ग को इस बात का एहसास जरूर था कि मार्कस एक दयालु व्यक्ति है, जिसे शिकार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये भी जानता
था कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी खुद की जान भी नहीं बचेगी। लेकिन जब कार्ल मार्कस की जरूरत से ज्यादा ही आलोचना करने लगा और हर दिन उसे बुरा भला भी कहने लगा तो तीनों लोगों को उस पर संदेह हुआ कि कई दिनों से वो सभी लोग जिस सोने की तलाश में हैं, जिसके बारे में अगर कार्ल को पता होता तो वो अब तक मिल भी चुका होता। इस पर कार्ल ने फिर एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और सबको लौट जाने के लिए कहा ताकि वो वापस गाँव में जाकर कुछ बंदोबस्त कर सके और एक नई रणनीति बना सके। अब क्योंकि सभी की हालात बद से बदतर पहले ही हो चुकी थी तो इस रणनीति पर सभी हामी भरते हैं और वापस लौट जाते हैं और इस बार प्लान बनाते हैं कि वो लोग अब पैदल नहीं बल्कि अमेजोन नदी के सहारे एक राफ्ट बोट की मदद से सोने की तलाश करेंगे, जिसे वो लोग गांव वालों की मदद से तैयार भी कर लेते हैं और पानी में उतार कर फिर एक बार सोने की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन इस सफर में अभी कुछ ही दूरी तय होती है कि एक बार फिर कार्ल अपना रहस्यमयी रूप दिखा देता है और बताता है कि आगे पानी का बहाव खतरनाक है जिसमें हम सब लोग मारे जाएंगे। बेहतर यही होगा कि हम लोग फिर से पैदल रास्ते ही सोने की खोज करें। जिस पर बाकी तीन लोग बुरी तरह से भड़क जाते हैं और उससे आखिरकार ये सवाल कर ही लेते हैं कि सोने के बारे में उसे सचमुच कुछ पता भी है या फिर वो सबको बेवकूफी बना रहा है। लेकिन कार्ल इस पर कोई भी जवाब नहीं देता और वापस लौट जाने की बात करने लगता है। ये सुनकर मार्कस को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अपनी हालत को देखकर वो उसके साथ लौट जाने को तुरंत राजी भी हो जाता है। लेकिन गिन्सबर्ग और गेल लौट जाने से इनकार कर देते हैं और राफ्ट की मदद से आगे का सफर शुरू कर देते हैं। इधर कार्ल और मार्कस लौट तो जाते हैं लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। कहा जाता है कि वो दोनों जंगली जानवरों का शिकार हो गए और मारे गए, जिसके साथ कार्ल का वो राज भी चला गया कि आखिर इन सब के पीछे उसकी मनसा क्या थी। वहीं दूसरी तरफ गिन्सबर्ग का सफर भी कम मुश्किलों से भरा नहीं रहता। कुछ ही दूरी तय करने के बाद पानी का बहाव एक ऐसी अंगड़ाई लेता है जिसकी चपेट में आकर गेल नाव से गिरकर पानी में कहीं गुम हो जाता है और इस तरह एक जानलेवा सफर में तीन लोग अब गायब हो जाते हैं, जबकि चौथा व्यक्ति गिन्सबर्ग भी एक भयानक हादसे का शिकार होता है जब उसकी बोट झरने से गिरकर टूट जाती है और वो भी लगभग मौत के मुंह में चला ही जाता है। हालांकि गिन्सबर्ग की जान तो बच जाती है और होश में आते ही सबसे पहले वो गेल को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद उसे ये एहसास हो जाता है कि उसका एडवेंचर अब शायद यहीं खत्म हो जाना चाहिए, वरना वो अपनी जान भी बाकियों की तरह इस घने जंगल में गंवा देगा। जिसके चलते गिन्सबर्ग जंगल से बाहर निकलने के लिए वापस चल पड़ता है, लेकिन मीलों का सफर वो भी पैदल इतना आसान भी नहीं होता। हर कदम जंगली जानवरों की आहट और डेरा जमाने के लिए कोई भी सामान का ना होना, इसलिए गिन्सबर्ग जब भी थक कर कहीं आराम करता तो उसे जंगली कॉकरोच और कीड़े मकोड़े काटते। ऊपर से सूरज की तपती गर्मी, गिन्सबर्ग का हर एक पल अब नर्क बन चुका था और इसके कारण गिन्सबर्ग का शरीर कुछ ही दिनों के बाद सड़ने भी लगा। उसके शरीर में जगह जगह पस बनने लगा, जिसकी वजह से उसे इतनी तकलीफ होने लगी कि वो चल पाने में भी लाचार होने लगा। और कुछ दिनों के बाद तो गिन्सबर्ग की ऐसी हालत हो गई कि वो जिंदा तो था, लेकिन वो महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि वो जिंदा भी है या नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसे एक महिला दिखाई देने लगी जो उसके साथ साथ चल रही थी। गिन्सबर्ग ने बताया कि वो महिला किसी जनजाति की थी और पूरी तरह से ठीक थी। उसे देखकर उसे हिम्मत आती थी कि वो भी इस जंगल से सही सलामत निकल सकता है और प्रकृति के इस रौद्र रूप को चुनौती भी दे सकता है। इस तरह करीब 17 मुश्किल दिन गिन्सबर्ग ने अकेले ही उस खतरनाक जंगल में बिता दिए और आखिरकार एक समय उसका ये संघर्ष रंग लाने ही वाला था जब गिन्सबर्ग के सर के ठीक ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, लेकिन उसके लाख आवाज लगाने पर भी हेलीकॉप्टर तक उसका संदेश नहीं पहुंचता और एक बार फिर वो जंगल में अकेला ही रह जाता है। इसी तरह 2 और दिन बीत जाते हैं, लेकिन गिन्सबर्ग को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती। अब गिन्सबर्ग की वो हालत हो जाती है कि वो एक कदम भी आगे नहीं चल पाता, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था और जख्म इतने गहरे हो चुके थे कि उसे चलने में भी दर्द होने लगा था। उसकी हालत क्या थी इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसकी मौत का इंतजार अब वहाँ मौजूद एक जैगवार भी करने लगा था कि जैसे ही ये मरे मैं इसको अपना भोजन बना सकूं। लेकिन गिन्सबर्ग जिसे एडवेंचर पसंद था वो मौत के आगे इतनी आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं था। ऐसी हालत के बाद भी अपने शरीर में जबरदस्त एनर्जी लाने के लिए उसने अपने आप को चींटियों के एक झुंड से कटवा लिया ताकि चींटियों के सैकड़ों डंक से उसके शरीर में ऊर्जा आ सके। लेकिन इसका भी उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा का संचार तो होता है, लेकिन 2 कदम चलते ही वो पहले तो लड़खड़ाता है और फिर बेहोश होकर गिर जाता है। गिन्सबर्ग को लगता है कि जैसे कि अब आखिरकार उसका आखिरी समय आ ही गया है और वो कभी भी न उठने वाली एक नींद में जा रहा है। लेकिन ये गिन्सबर्ग का आखिरी समय नहीं था, क्योंकि बेहोश होने के बाद भी गिन्सबर्ग पूरा एक दिन लाश की तरह पड़ा भी रहता है। लेकिन तभी अचानक उसे होश आने लगता है जब उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, ऐसी आवाजें जिसमें कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। और जैसे ही गिन्सबर्ग को पूरी तरह से होश आता है तो वो उठकर देखता है कि उसके सामने एक नदी मौजूद है और नदी के बीचों बीच एक नाव है और उस नाव पर सवार होता है उसका दोस्त गेल, जो उसे ढूंढता हुआ आया था। वही गेल जो राफ्ट में उसके साथ सफर कर रहा था और पानी में गिरकर गिन्सबर्ग से दूर हो गया था, जिसे उसने बहुत ढूंढा भी था और आखिर में ये मान भी लिया था कि वो मारा गया। लेकिन गेल लौटकर वापस आता है और गिन्सबर्ग को मरने से बचा लेता है। गेल गिन्सबर्ग को गाँव वालों की मदद से तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाता है, जहाँ करीब 3 महीने तक
मेडिकल इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जब 4 लोगों वाले इस एडवेंचर की जांच होती है तो पता चलता है कि इसमें केवल 2 ही लोग जिंदा बच पाए हैं। वहीं गिन्सबर्ग को दिखने वाली उस महिला का भी कोई अस्तित्व नहीं था, वो महज उसकी कल्पना थी जो उसे बेहोशी और कमजोरी की हालत में दिखाई दे रही थी। लेकिन एक सच ये भी था कि कहीं ना कहीं उसकी इसी कल्पना ने उसको जीने की एक नई उम्मीद भी दी थी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।